बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का जो लेक्चर है वो डीजल पावर प्लांट बेस्ड लेक्चर है। ये लेक्चर बेसिकली प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन है, तो मैं परसूट करूंगा कि आप सब वो लेक्चर अटेंड करें पहले और फिर इस लेक्चर की तरफ आए। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल न्यूमेरिकल्स देखे थे बेस्ड ऑन लोड फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इन सब की बेसिक्स हमने देखी थी और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बहुत सारे। और हमने ये भी देखा था कि हमें किन बेसिस पे जनरेशन सेलेक्ट करनी चाहिए, जनरेशन टाइप सेलेक्ट करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि हमारे पास लोड की नेचर क्या है, अगर वो बेस लोड है या पीक लोड है, तो इस हिसाब से जनरेशन टाइप हमें सेलेक्ट करनी है। तो ये सब चीज़ें हमने कंसिडर की थी। रिकैप था थोड़ा सा। आज का लेक्चर जो है वो डीजल पावर प्लांट को हम डीजल पावर प्लांट को हम समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। इसकी थ्योरी थोड़ी मैंने ऐड की है ताकि एक रिदम आ जाए। डीजल पावर प्लांट, एक तो इसमें जो डीजल इंजन यूज होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो या तो वो 2 स्ट्रोक इंजन होगा या 4 स्ट्रोक इंजन होगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में मेजर फर्क ये है कि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसका जो पिस्टन होता है वो अपनी पूरी एक पावर साइकिल एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है। ठीक है, इसलिए ये आपके 2 स्ट्रोक इंजन पावर एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है बेसिकली क्या करती है, जो आपकी रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन आती है ना पिस्टन की, इसको ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करती है। सही है, तो ये आपके हाई पावर एफिशिएंट होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो अपनी पावर साइकिल 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है, 2 रेवोल्यूशन लेता है। तो इसलिए इसमें जो कंबशन प्रोसेस जो होता है ना, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर का जो कंबशन प्रोसेस जो पिस्टन परफॉर्म करता है, ये इसका 4 स्ट्रोक इंजन का, वो काफी एफिशिएंट होता है। सही है, और ड्यूरेबल भी होते हैं ये। अच्छा, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें डीजल पावर प्लांट में जो डीजल इंजन होते हैं, सबसे पहला तो कंपोनेंट इसका है फ्यूल टैंक। दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्यों यूज करते हैं? जाहिर सी बात है, पिस्टन अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें ऑयल यूज करना होता है। हमें पता है कि बाइक्स में हम ऑयल यूज करते हैं, सब चीजें हमें यूज होती हैं इसमें भी। अच्छा, वो ऑयल हीट हो जाता है। हीट को रिलीज करने के लिए हमारे पास होता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, इसमें कूलिंग वाटर होता है। वाटर क्या करता है, इसकी हीट जो होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर वो आपका जो हॉट वाटर बाद में कूल होता है कूलिंग टावर में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें यहाँ लिखी हुई भी आप पढ़ लीजिएगा। एडवांटेज क्या है भाई, थर्मल एफिशिएंसी तो बहुत हद की हाई है, जाहिर सी बात है ज़्यादा लेबर भी नहीं चाहिए, इजी टू मेंटेन है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की जो ऑपरेटिंग और रनिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रेफर भी नहीं किया जाता लार्ज स्केल में। एज अ बैकअप हम यूज़ करते हैं, एज अ ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप किसी भी जनरेशन टाइप, आपकी जनरेशन टाइप कोई भी हो, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट है लेट्स सपोज, तो उसमें भी आपको जनरेटर आपको फौरन से आउटपुट नहीं देना शुरू कर देता। उसको भी आपको उसकी 60% रेटेड स्पीड तक लाना होता है। वो यानी आपका जनरेटर शुरू में स्टार्ट में एज अ मोटर एक्ट होता है। ठीक है, और उसको सप्लाई कहां से मिलती है? डीजल इंजन के थ्रू। सही, तो डीजल इंजन एज अ बैकअप, एज अ ऑक्सिलरी और फॉर इमरजेंसी पर्पस यूज होता है। ठीक है, कैपिटल की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए इसको ओवरलोड सिचुएशन में यूज भी नहीं करते फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि सेटिस्फैक्टरी आउटपुट नहीं आता। मेंटेनेंस चार्जेस की बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें ये आगे और भी पढ़ ली गई, तो मैंने निकाली है, मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ थ्योरी ऐड की है इसमें। हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल स्लाइड में 2 हैं, 3 है टोटल। एग्जाम्पल 3.1 है, ये तो स्लाइड में ऑलमोस्ट सॉल्व ही है। तो मैं स्टार्ट लूंगा 3.9 और 3.10 से। अगर वो आपको समझ आ जाती है तो फिर इंशाल्लाह इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट नया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये आप सबको मिल गई होंगी वैसे भी, तो हम ये न्यूमेरिकल नहीं देख रहे, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। हम देखते हैं, अच्छा इसमें हम आएंगे डायमेंशन वगैरह सब चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह, स्टे ट्यून। फिलहाल हम आते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। 3.9 ये सॉल्व नहीं है, बुक का प्रॉब्लम है, इसका आंसर भी गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपके पास डीजल स्टेशन है, उसके 4 यूनिट्स है टोटल। कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट 600 किलो, अच्छा हर एक यूनिट नहीं, सॉरी, 3 यूनिट्स जो हैं वो 600 किलोवाट के हैं और एक यूनिट 400 किलोवाट का है। ठीक है, 4 स्ट्रोक। अच्छा, डीजल इंजन जो यहाँ यूज हो रहा है 4 स्ट्रोक का यूज हो रहा है, उसकी स्पीड है, पहले ही मैं क्लियर कर,
हमारे जब हम इंटर में पढ़ते थे ना, हमारे सर कहते थे कि न्यूमेरिकल को स्टार से समझे और डेटा बनाना शुरू कर दें। तो यहीं से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें। सबसे पहले डेटा में क्या है, ये आपके पास ये स्टेशन है जिनमें जनरेटर जो लगे हुए हैं 4, उनकी रेटिंग ये है कि 3 600 किलोवाट के और एक 400 किलोवाट का है। रिमेंबर ये जनरेटर है, ये डीजल इंजन की रेटिंग नहीं है, ये जनरेटर की रेटिंग है जो आपको गिवन है। इसकी कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी क्या है, 3 यूनिट 600 किलोवाट के हैं तो 1800 किलोवाट हो गया, और एक 400 किलोवाट का है तो टोटल हो गया 2200 किलोवाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। मैक्सिमम डिमांड क्या है इस स्टेशन में, यानी मैक्सिमम कितना लोड इस पे आ रहा है, कितना लोड कंजम्पशन हो रही है, यानी कितना मैक्सिमम डिमांड है इस स्टेशन पे, वो कितना है 2000 किलोवाट। तो रिजर्व कैपेसिटी कितनी हुई 200 किलोवाट, फिर ऐसे निकाल ली मैंने। पावर फैक्टर 0.8 है। एवरेज लोड फैक्टर जो इस पे रिकॉर्ड किए गए, ठीक है, वो 55% है। ठीक है, अच्छा ये हमने लोड फैक्टर वगैरह सब डिटेल में देख लेता है कि क्या होता है, ये आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी गिवन है 50%, सब हमने डिटेल में देखा था, इनकी डेफिनेशन के साथ इनको समझने की कोशिश की थी एग्जाम्पल के थ्रू। सही है कि इसने कितने यूनिट्स जनरेट किया एज कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड अगर ये फुल लोड पे जनरेटर ऑपरेट हो रहा होता। तो ये लोड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्ट देख लेगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। जनरेटर की एफिशिएंसी है 92%। जनरेटर की जो एफिशिएंसी वो कितनी 92% एफिशिएंट है। अच्छा, पार्ट ए पार्ट बी फिलहाल हम अभी स्किप करते हैं। पहली बात तो ये डायमेंशंस यहाँ पर क्लियर इतनी नहीं है, और तो हम इसको पूरा प्रॉपर समझेंगे कि आपको करना किस तरह। तो अभी फिलहाल के लिए फॉर अ टाइम बीइंग हम आते हैं 3.10 पे। क्यों आया 3.10 पे, क्योंकि 3.10 में जो डेटा है, यानी 3.10 बेसिकली इस 3.9 को ही कंटिन्यू, यानी इससे ही कंटिन्यू हो रहा है। यानी अगर 3.10 अगर सॉल्व करना चाहते हैं, ये पार्ट्स के सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको 3.9 से डेटा लेना होगा। ठीक है, तो दोनों आपस में लिंक हुए हैं। तो अब क्या है, वही स्टेशन ऑफ प्रॉब्लम 3.9 की प्रॉब्लम कंसीडर हुई है। हैज अ फॉलोइंग डेटा, कॉस्ट ऑफ स्टेशन, जो स्टेशन की कॉस्ट है वो आपकी कितनी है पर किलोवाट 9000। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए तो बहुत आसान है, 2200 जो किलोवाट टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी उसको मल्टीप्लाई कर दें 9000 के साथ, तो टोटल आपको स्टेशन की कॉस्ट पता चल जाएगी। इस पे आपके पास इंश्योरेंस टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं 2%, इंटरेस्ट रेट इस पे लग रहा है 6% का, डेप्रिसिएशन कॉस्ट लग रही है 7%। फाइंड द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ये वो कॉस्ट जो कि किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही, जनरेशन एक्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही, वो कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। यानी फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है, आपको डेटा तो यहाँ तक गिवन है, आपको फिक्स कॉस्ट के लिए ना थोड़ा सा आगे और देखना होगा। इस पॉइंट को होल्ड कीजिएगा, इस पॉइंट को होल्ड कीजिएगा कि आपको थोड़ा डेटा आगे और देखना होगा। अब मैं जरा आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ अगर मैं आऊं, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये तो हम अभी नहीं देख रहे फिलहाल, हम आएंगे डायरेक्ट 3.10 पे। 3.9 में भी नहीं देख रहे क्योंकि इसमें तो डिजाइन वाला पार्ट है। लोड फैक्टर गिवन है, मैक्सिमम डिमांड आपको गिवन है 200 किलोवाट, सॉरी 2000 किलोवाट। पावर फैक्टर भी पता है, टोटल परसेंटेज कंजम्पशन भी आपको पता है। पावर फैक्टर 50% इसकी क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, 92% की एफिशिएंसी है, 4 यूनिट्स इंस्टॉल हुई, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ये हो गई 900 किलोवाट, आपको 9000 किलोवाट, क्या बोल रहा हूँ मैं, 9000 आपको पड़ रहे पर किलोवाट। सही, इंश्योरेंस टैक्सेस 2% लग रहे हैं, सब आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट के लिए आपको सबसे पहले तो टोटल स्टेशन की कॉस्ट निकालने, आप निकल गई 9000 को मल्टीप्लाई कर दिया 2200 किलोवाट के साथ, तो ये पर किलोवाट है, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये पूरी स्टेशन की कॉस्ट आ गई। अब इस पे 2% क्या लग रहे हैं, इंश्योरेंस और टैक्सेस लग रहे हैं, वो आपने तो क्या आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट के लिए आपको वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर दिखने हैं जो पूरी कॉस्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स देखने हैं जो अप्लाई हो रहे हैं। ये तो पूरी स्टेशन की कॉस्ट आ गई। ठीक है, इस पे वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड होगी। आपको यहां से ना फिक्स कॉस्ट एक्सट्रैक्ट करनी है। कैसे करेंगे, जो इंश्योरेंस टैक्स लग रहे हैं फिक्स होते हैं, जाहिर सी बात है, वो तो आपने पे करनी ही करने, हर महीने हर साल 0.02 मल्टीप्लाई कर दिया। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट,
जो आपके पास जो आपने लिया है, किस इंटरेस्ट रेट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो आ गई आपके पास। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो प्लान की डेप्रिसिएशन जो अप्लाई हो रही है, वो आपने 0.07 से मल्टीप्लाई कर दी। 3 कॉस्ट आपके पास आ गई। अब मैंने आपको एक जुमला बोला था कि आपको मेरा एक पॉइंट होल्ड करके रखना है आगे के लिए। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे, क्या ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगी मेरी? नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पढ़ूं पूरे न्यूमेरिकल को, तो इसका पार्ट सी क्या कह रहा है? देखिए, असल में इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसमें ना आपको हर चीज हर जगह से मिल रही होगी। ये नहीं है कि पार्ट ए के लिए आपको इन्फॉर्मेशन सारी शुरू में मिल जाएगी, नहीं, आपको बाकी पार्ट्स भी कंसिडर करने होंगे। अब देखें फिक्स कॉस्ट टोटल कहाँ चेंज हो रही है, देखें नहीं, और कहाँ से मिल रही है, ये कहना चाह रहा हूँ। ये पढ़े, अगर आप मेरा माउस का जो कर्सर है ना, आई बना हुआ है जो, एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इन दिस, ये आपको 3.3 लाख मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है। 1/3 ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट, 1/3 जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी ली जाएगी एज फिक्स कॉस्ट, यानी वो आपको देनी ही देनी। देखिए फिक्स कॉस्ट यानी ये कॉस्ट आपको और मिल गई। मेरी बात समझ आ रही है? तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गई? 3.3 लाख में से 1/3, तो आपकी यानी एक और आपको क्या मिल गई? फिक्स कॉस्ट मिल गई। अप्लाई करते हैं आप इसमें। अच्छा, मैं बार बार इससे स्विच कर रहा हूँ इसमें कि मैं शॉर्ट की भी यूज़ कर सकता हूँ। असल में होता है कि कई बार आपकी मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग ही नहीं आई। ये मेरे साथ हुआ है। इतना ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है, वो बस वो ही समझ सकता है जो कि लेक्चर रिकॉर्ड कभी इसने किया हो और ना अच्छा किया हो, बाद में पता चला ये तो रिकॉर्डिंग ही, यानी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लेकिन फाइल में सेव नहीं हुई, फोल्डर में सेव नहीं हुई। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें। 1/3 ले लिया आपने इससे। अब आप चारों को ऐड कर दें इसको। ये तो प्लांट की टोटल कॉस्ट होगी, एक ये, एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट। ऐड कर देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता चल गई। यानी आपको 308 लाख तो भरने भरने। ये क्या होगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। ये पता चलिए आपको फिक्स कॉस्ट। पहले नहीं, आपको पार्ट सी भी डी भी पड़ गया इसकी वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी ये कह रहा है कि एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही पर ईयर वो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, लोड फैक्टर कितना है। अगर तो लोड फैक्टर वेरी नहीं हो रहा तो फिर हम सिंपल 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है 0.5 है, वो कंसीडर करेंगे। और पर एयर के हिसाब से देख रहे हैं तो पर एयर के हिसाब से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 8763। सही, आवर्स, क्योंकि आवर्स में निकाल लेना, किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स में आपको क्या पता चल गई? क्या पता चल गई? एनर्जी जनरेटेड पर ईयर। मेरी बात समझ आ गई? अब अच्छा, पार्ट बी में और क्या बोला हुआ है? एनुअल फ्यूल कंजम्पशन भी निकालो। कैसे निकालेंगे? एनुअल फ्यूल कंजम्पशन डिपेंड करती है कि फ्यूल के कितने यूनिट्स, मेरी बात को जरा गौर से पिन कीजिएगा। एनुअल कंजम्पशन का मतलब ये है कि जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो, जो डीजल यूज कर रहे हो, वो कितने यूनिट्स जनरेट कर रहा है, पहले तो ये पता आपका होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है प्लांट कैपेसिटी पे कि प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और वो ऑल के कॉरस्पॉन्डिंग कितने यूनिट्स जनरेट कर रहा है। ये हमें पता चलेगा एक कर्व के थ्रू। कर्व कहाँ है? अच्छा, मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि कर्व ऊपर ही गिवन है। जब 3.1 एग्जांपल हुई थी तो उसके साथ कर्व गिवन था, तो वही कर्व हमें कंसीडर करना है। परसेंटेज कैपेसिटी फैक्टर, हमारे केस में परसेंटेज कैपेसिटी फैक्टर क्या है इसको मत देखिएगा, ये अलग एग्जांपल है। हमारे केस में अभी 3.10 में जो परसेंटेज कैपेसिटी फैक्टर है वो 50% है। तो 50% पे हमें पता चलेगा कि आपकी पर केजी, यानी पर केजी ऑफ ऑयल में, यानी पर केजी ऑफ फ्यूल में कितने यूनिट्स जनरेट हुए, प्रोड्यूस्ड हुए। ठीक है, लिखा हुआ भी है एनर्जी प्रोड्यूस, थोड़ा सा चिल करके पड़ेगा। पर यूनिट वेट ऑफ द फ्यूल, तो कितने जनरेट हुए। यहाँ पर जो कि लाइन नहीं बनी हुई है, हमें नहीं पता कि स्केलिंग कितनी हुई है। पेपर में हमें ऑब्वियसली स्केलिंग के साथ पता चलेगा। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2.5 किलोवाट आवर्स जनरेट हो रहे होंगे। एज्यूम कर, या मैंने शायद 2.4 लिया हुआ है। खैर, वट एवर फिलहाल के लिए हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं।
तो क्या जाहिर सी बात है 2 से तो ऊपर ही जाएगा ना। अगर 50 यहाँ पर है, बीच में मेरा आई, ये आई देखें मेरा, तो ये आई की डायरेक्शन में अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ से जाहिर सी बात है 2.5 से थोड़ा कम ही होगा, 2.4 होगा या 2.5 होगा। तो बस यही काम है। यानी अब मुझे पता चल गया कि पर केजी फ्यूल के कितने आपके पास यूनिट जनरेट हो रहे हैं। अब सिंपल क्या करूंगा, एनुअल कंजम्पशन के लिए सिंपल ये करूंगा कि मैं उस यूनिट जितने जनरेट हुए मेरे पास ये किलोवाट आवर में, सही है, क्या करूंगा अब एनुअल फ्यूल कंजम्पशन के लिए, क्योंकि एनुअल फ्यूल कंजम्पशन किस में आएगी, किलो में आएगी। किलोवाट आवर मुझे पता है, जो पर केजी जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2.4 किलोवाट आवर पर केजी, सही है। तो क्या करूंगा, इसको 2.4 से डिवाइड करवा दूंगा, तो मुझे टोटल फ्यूल एनुअल फ्यूल कंजम्पशन पता चल जाएगी। यहां पर एक और चीज भी गिवन है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट भी निकाल लेते हैं जरा। यहाँ कॉस्ट में थोड़ा सा फंसेंगे हम। लिखा हुआ आगे क्या है, ये तो पता चल गया हमें, नहीं ये यहाँ पर आगे फाइंड द एनुअल फ्यूल कंजम्पशन पता चल गई, 401 ट्रिपल क्या आ रही थी, 401,500 केजी, हमें पता चल गया कि ये आपकी एनुअल फ्यूल क्या है, कंजम्पशन है। कॉस्ट ऑफ द ऑयल मैंने नीचे लिखा हुआ है, अब मैं साथ साथ इस एनुअल फ्यूल की कॉस्ट भी निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा डेटा पढ़ूं तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने आसान कर दिया था। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंजम्पशन ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल वही, तो ये ऑयल अलग है, ये ऑयल अलग है, ये वो पहले हमने निकाली थी फ्यूल कंजम्पशन, ये है ऑयल कितना कंज्यूम हो रहा है। देखिए बाइक में आप फ्यूल भी डलवाते हैं और हर महीने तो कोई भी नहीं करता होगा ऑयल चेंज, हर 6 महीने बाद ऑयल चेंज भी कराते होंगे कभी बार बाइक का, ऐसा करते हैं ना, या बाइक का ऑयल रोजाना डलवाते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। बाइक का ऑयल डिपेंड कर रहा होता है कितने किलोमीटर आपकी बाइक चली है, कितनी ड्राइव हुई है आपकी। तो यहाँ पर भी ये है कि फाइंड द कंजम्पशन ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ 1 केजी, अगर 1 केजी आपका 450 किलोवाट आवर्स की यूनिट, यानी जब 450 किलोवाट्स की आवर जब यूनिट्स आपके यूटिलाइज हो गए, ये समझ लें जब आपके पास 500 किलोमीटर जब बाइक चल गई, इसका मतलब आपको ऑयल चेंज करवाना होगा। इस तरह होता है ना यूजुअली, इसमें भी ये है कि जब आपके पास 450 किलोवाट आवर जब आपके यूनिट्स जनरेट हो गए तो 1 केजी लगा है आपका ऑयल का। हर 450 किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए 1 किलो का ऑयल लग रहा है। अब इसकी कॉस्ट निकालो आप। तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉस्ट निकाल, अच्छा ये कॉस्ट अलग है। अभी जो फ्यूल की कॉस्ट जो गिवन है ना, ये कॉस्ट ऑफ ऑयल है फ्यूल, वो क्या है 40 पर केजी, 40 पर केजी। तो मैं सबसे पहले तो ये काम करता हूं, एनुअल फ्यूल कंजम्पशन में निकाल चुका हूं, रिपीट एनुअल फ्यूल कंजम्पशन निकाल चुका हूं, तो मैं इसका मतलब उसकी कॉस्ट टोटल निकाल सकता हूं। तो 40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एनुअल फ्यूल कंजम्पशन के साथ, तो मुझे टोटल एनुअल फ्यूल कंजम्पशन जो फ्यूल की हो रही है उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो लुब्रिकेटिंग ऑयल वाला मसला हल नहीं हुआ, अब उसकी भी कॉस्ट निकालनी है, तो क्या पर केजी आपको 12 रुपए पड़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि इफ द एन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज 12 पर केजी, तो अब ऑब्वियसली बात है टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 450 के साथ, नहीं, टोटल कंज्यूम यूनिट्स देखेंगे, जो आपकी जो टोटल प्रोड्यूस यूनिट्स देखेंगे, कितने हुए थे हमारे प्रोड्यूस यूनिट्स, कितने हुए थे, कौन बताएगा, अरे अभी तो कैलकुलेट किया है, ये रहे, इससे डिवाइड करेंगे कितने इसने यूनिट्स जनरेट किया ऑयल ने पर केजी 450 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमें टोटल जो आपका ऑयल यूज हो रहा है लुब्रिकेटिंग, इसकी कॉस्ट भी पता चल जाएगी। ये काम भी हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आगे क्या कह रहा है वो, कैलोरीफिक फाइंड द कॉस्ट ड्यू टू दिस कंजम्पशन निकाल ली, फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल फ्यूल इज, खैर ये छोड़ दें फिलहाल, अभी इसकी जो एनर्जी जो भी है हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अभी हम छोड़ देते हैं, इसके अभी कैलोरीफिक वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे। पार्ट सी अभी मैं होल्ड करता हूं क्योंकि वो लिंक हुआ है इस लाइन के साथ लिंक हुआ है, तो थोड़ी देर इसको होल्ड करें, इस पे आ जाए। इफ 32% ऑफ द हीट इन द फ्यूल, यानी जब 32% जो हीट है फ्यूल की अगर वो लॉस्ट हो जाती है, जो जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें जाहिर सी बात है कंडेंसर चाहिए होगा। अब आपको समझ आया कि मैंने
क्यों थ्योरी थोड़ी पढ़ाई, क्यों मैंने थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि आपको समझ आए कि हम इसको हीट लॉस करते क्यों हैं। तो क्या जैसे पता वो फ्यूल आपका हीट हो गया, उसको थोड़ी हीट लॉस करनी है, तो 30% की जो हीट है वो कूलिंग वाटर में लॉस्ट हो गई है। तो अगर इतनी लॉस्ट हो गई है 32%, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना चाहिए होगा इसके लिए, ये निकालना है। अगर इनलेट और आउटलेट का डिफरेंस इन टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या रिक्वायर होगी, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होगा, ये है, ये निकालना है आपको। यानी चेंज इन हीट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वाटर आपको रिक्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? बहुत आसान है। सबसे पहले तो एनुअल फ्यूल कंजम्पशन जो आई है वो एयर वाइज है, एनुअली है, इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो आपने आवरली इसमें कन्वर्ट कर लिया, कहाँ गया, ठीक है, सब चीजें वही है। कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है किलो कैलोरी पर केजी, अभी हमें पता चल गया था, ये यूज होगी, तो कि इससे हम पता चलेंगे कि कितनी हीट फ्यूल की आ रही है, किसमें, किलो कैलोरी में। क्या करेंगे, सबसे पहले फ्यूल कंजम्पशन जो है ना एनुअल, उसको एयर आवर्स में लेकर आए, डिवाइड बाय 8760 कर दें। ठीक है, तो पर आवर इतना फ्यूल आपका यूज हो रहा है, वो तो एनुअल फ्यूल कंजम्पशन थी ना, आवर फ्यूल कंजम्पशन यानी पर आवर कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, ये पता चल जाएगा आपको यहाँ से। अब आप देख लें, अब आप देखें हर घंटे में इतना फ्यूल यूज हो रहा है, तो कितनी 32% को हीट लूज करनी है वाटर में। अब क्वांटिटी वाटर निकाल, तभी आपको पता चला, तभी हमने क्या किया है कि आवर्स में कन्वर्ट किया, ताकि हमें प्रिसाइज डेटा मिल सके। देखिए प्रिसाइज क्या काम हुआ कि हमें पर आवर फ्यूल कंजम्पशन पता चली। आप क्या करेंगे, इसको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करेंगे, यानी वो तो गिवन है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें किलो कैलोरी इसकी क्या आ गई, हीट आ गई है, फ्यूल में आ रही है। अब क्या करेंगे, कितनी हीट लॉस की उसने वाटर में, 0.32 या 32%, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या एक शुरू में एक गलती है मैं करने वाला था कि मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया चेंज इन हीट का, तो हमें क्वांटिटी एम निकालनी है, सी आपका वाटर का के लिए कांस्टेंट 1 ही होता है, डेल्टा टी में पता है 11, डेल्टा क्यू क्या ये रख लूं, नहीं, ये तो टोटल हीट जो फ्यूल की है, ये वो है हीट चेंज टोटल उस फ्यूल का, जो आपका जो फ्यूल आपका पर आवर में इतना कंज्यूम हो रहा है, उसकी हीट है ये। ठीक है, लेकिन हमें क्वांटिटी वाटर किस पे निकालना है, जब ये हीट आपकी 32% इसकी जो क्वांटिटी वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तब वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले इसको 0.32 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आंसर आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, मतलब वही ना, रीअरेंज करेंगे और एम निकाल लेंगे, यहां से क्वांटिटी वाटर पता चल जाएगा। सही है, तो अब ये काम भी हमारा हो गया। अच्छा, अब कॉस्ट भी निकालनी है कुछ, हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है कुछ, ऐसा लिखा होगा आगे। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट, अच्छा ऑपरेशन कॉस्ट, अच्छा अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये आगे लिखा हुआ है पार्ट एफ में, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर किलोवाट आवर कितनी आई। अब कॉस्ट पर किलोवाट आवर टोटल कॉस्ट होती है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। फिक्स कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज इसमें आ रही होंगी, एनुअल फ्यूल कंजम्पशन कितना था आपके पास, हमने निकाल लिया, कितनी कॉस्ट की आ रही थी, यानी हम सारे काम मोस्टली कर चुके हैं। देखें, सबसे पहले तो एनुअल फ्यूल कंजम्पशन आपकी किस कॉस्ट पे हो रही, पता चल गई। आपका ऑयल कितना कंज्यूम हो रहा है, किस कॉस्ट पे हो रहा है, ये पता चल गया। सही, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, वो भी आपकी वेरिएबल, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें सारे आपके रूटीन जो आपके रनिंग कॉस्ट वही तो, कि रनिंग के दौरान कितनी आपके पास लेवल वगैरह लग रही है, सब चीजें इसमें रनिंग कॉस्ट, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कह सकते हैं इसको, वो आपको गिवन है 5000 पर ईयर, 500,000 पर ईयर, एनुअल है ये, यानी ये भी ऐड करेंगे। साथ साथ एक चीज और मेंशन है कि 1/3 ऑफ द मेंटेनेंस को बी टेकन एज फिक्स कॉस्ट, और 2/3 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 2/3 ऑफ द, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट में भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है 2/3, वो भी ऐड करनी पड़ेगी हमें। ये भी हो गया, तो इसको भी ऐड कर दो आप।
तो ये आपने सब ऐड कर दिया, आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। फिर आप क्या करो, टोटल कॉस्ट पर आवर पर किलोवाट आवर निकालने के लिए क्या करोगे, अच्छा फिक्स कॉस्ट आपने वेरिएबल कॉस्ट की, इन सबको ऐड किया, वेरिएबल कॉस्ट निकल गई आपकी, टोटल कॉस्ट निकाल ली, किलोवाट आवर से जनरेट डिवाइड कर दिया और ये आपके पास आ गया। अच्छा ये तो अब मैंने शुरू में बताया था कि जो आपको रेटिंग्स गिवन थी वो जनरेटर की रेटिंग थी। अब अगर मुझे निकालनी हो डीजल इंजन की रेटिंग तो कैसे निकालूंगा? सिंपल मैं ये देखूंगा कि चूंकि डीजल इंजन पार्ट है उस जनरेटर का, तो इसका मतलब इस आउटपुट के क्योंकि ये आउटपुट है ना, जनरेटर का आउटपुट है, ये जनरेटर का आउटपुट दे रहा होगा, और इसका मतलब डीजल इंजन मैंने बताया था कि डीजल इंजन एज अ इनपुट एक्ट करता है, पावर देता है जनरेटर को। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी जनरेटर की एफिशिएंसी यूज करते हुए और आउटपुट पावर यूज, अगर मैं इसको एफिशिएंसी यूज करते हुए अगर मैं इसकी आउटपुट पावर यूज करूं जनरेटर की, तो मैं इनपुट पावर यानी डीजल इंजन की रेटिंग फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? एफिशिएंसी पता है, मेरे ख्याल में आप समझ आ गया होगा, P2 by P1, P आउट by P इन। आउट हमें पता है, फॉर एग्जांपल 600 किलोवाट का जनरेटर है, इसके लिए कितने डीजल इंजन यानी किस रेटिंग का डीजल इंजन लगेगा, ये आ गया आपके पास। सिंपल वहां भेज दिया, इसको इसको वहां भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे। 400 किलोवाट की रेटिंग के लिए कौन सा डीजल इंजन लगेगा, 400 बाय 0.92, ये भी पता चल गया। चलिए ये काम भी हो गया। अब है पार्ट सी, पार्ट सी मैंने स्किप करवाया था, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी होती है कि कितना आपका फ्यूल आउटपुट दे रहा है, यानी ये सिंपल समझ लें कितने यूनिट्स आपके जनरेट हुए डिवाइड बाय इनपुट फ्यूल कितना था, यानी एनुअल फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ यानी इनपुट फ्यूल कितना लगा। थर्मल एफिशिएंसी होती है ना कि उस फ्यूल कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपके पास आउटपुट आया, कितने यूनिट्स जनरेट हुए डिवाइड बाय दी इनपुट फ्यूल, कितना फ्यूल आपका कंज्यूम है या फ्यूल कंजम्पशन। तो अब अच्छा ये चूंकि जूल्स में होता है, इसको पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको पर ईयर किलोवाट आवर पता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स पर किलोवाट आवर से, तो वो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी जूल्स में, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी एनर्जी की फॉर्म में निकालनी है। ये क्या है, कौन बताएगा, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये आपका न्यूमरेटर में आएगा जो कि आउटपुट है ये। तो पहले तो मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद एनुअल फ्यूल कंजम्पशन कितनी है गिवन मेरे पास केजी में, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी है, किलो कैलोरी पर केजी 10,000 है। ये एक फैक्टर यूज होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, किलो कैलोरी पर केजी से आपका किस में कन्वर्ट करने यूज होते हैं, जूल्स पर केजी में, जूल्स पर केजी में क्या होता है, जूल्स पर किलो कैलोरी, किलो कैलोरी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर आपको याद करना होगा 4184, यानी जब आपको किलो कैलोरी पर केजी को कन्वर्ट करना है जूल्स पर केजी में, क्योंकि जूल्स पर केजी इससे मल्टीप्लाई होगा तब एनर्जी पता चलेगी इस फ्यूल की, वही हीट पता चलेगी, वही निकालनी है। तो हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसके थोड़ी देर के डिवाइड कर दूंगा एनुअल फ्यूल कंजम्पशन को थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए, गलत आंसर आ जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं, पहले इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यूनिट्स को सेम करने के लिए जूल्स में लाने के लिए क्या किया मैंने, उस कैलोरीफिक वैल्यू को जो कि किलो कैलोरी पर केजी में थी उसको कन्वर्ट किया जूल्स पर केजी में। सही है, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, जूल्स पर किलो कैलोरी के साथ, और ये इसका यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर मेरे पास आ गया। बस ये आंसर आ गया, ये इनपुट फ्यूल हो गया, इनपुट एनर्जी हो गई, आउटपुट एनर्जी ये रही, आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी थर्मल एफिशिएंसी। ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज रहती थी वो 3.9 था। अब 3.9 में डिजाइन वाला अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो सिंपल उसमें ये है कि हमें वही डायमेंशन के बिहाफ पे लेआउट देना है। अब मसला ये है कि इसमें अब फिलहाल तो इतना एक्सप्लिसिट चीजें गिवन नहीं है कि क्या डायमेंशन है, क्या लेंथ वाइज, कुछ डायमीटर कुछ भी नहीं पता। तो हम इसको समझने के लिए ना हम लेंगे एग्जाम्पल 3.1। अच्छा 3.1 में थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये 3.1 क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इस एग्जैक्टली रेप्लिका है ऑलमोस्ट जो कि अभी हम 3.10 देखिए, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि इसमें ना आपका जनरेटर हाइट पे लगा हुआ है, यानी एल्टीट्यूड पे लगा हुआ है, 900 मीटर के एल्टीट्यूड पे लगा हुआ है वो। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अरे मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ मेरे, खैर मैं इसका सोल्यूशन ही निकाल लेता हूँ ना।
ये देखें, अगर मैं अब ऊपर जाता हूँ थोड़ा, ये देखें, बस ये फर्क है। यूनिट्स कितने यूज हो रहे हैं, इसमें टोटल 4 यूनिट्स यूज हो रहे हैं, उसमें 4 यूज हो रहे थे, 3 300 किलोवाट के थे, नहीं 500 किलोवाट के, 6 क्या था 600 किलोवाट के, और एक 400 किलोवाट का था ना उसमें, अभी 3.10 एग्जांपल में। इसमें कितने हैं, 2 500 के यूज हो रहे हैं, एक 300 का यूज, और 2 300 के यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जैक्ट वही लगेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे आपको वही वैसे ही मेथड फॉलो होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया, मुझे आइडिया है, तभी मैंने पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व भी है। अच्छा, एक डिफरेंस ये कि ये जो डीजल इंजन वगैरह है वो 900 मीटर पे लगे हुए जनरेटर जो है अब सी लेवल है। यहाँ पर ये होगा कि जब आप डीजल इंजन की रेटिंग निकालोगे ना, वही P2/P1, P2 क्या है, उस जनरेटर का आउटपुट एफिशिएंसी गिवन होगा, P1 रेटिंग होगी डीजल इंजन की, ये आपके पास रेटिंग आ जाएगी। सही, यहाँ पर 2 केसेस अप्लाई होंगे, क्योंकि हाइट पे लगा हुआ है जनरेटर, तो इसका मतलब एयर प्रेशर कम हो रहा है, तो आपको एक्सटर्नल कंप्रेशन अप्लाई करनी होगी, ताकि आपके वही पिस्टन एफिशिएंटली काम करे और आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट हो। तो उसमें ये होता है कि हम 2 केसेस अप्लाई करते हैं, या तो आपका वो जनरेटर सुपरचार्ज है, सुपरचार्ज यानी इसमें कोई एक्सटर्नल आपने कोई मैकेनिज्म लगाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइट का एल्टीट्यूड का इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर आप ये डीजल इंजन की रेटिंग रख लो। लेकिन अगर आपके डीजल इंजन, सॉरी मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ, डीजल इंजन की बात हो रही है, अगर आपके डीजल इंजन जो है वो सुपरचार्ज नहीं है डिफॉल्ट पे, तो फिर आपको उनकी रेटिंग ऑब्वियस बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होगा, ज्यादा पिस्टन को फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब आपको रेटिंग ज्यादा रखनी होगी ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कैसे रखेंगे, सिंपल, जो एफिशिएंसी है जनरेटर की, इन रेटिंग को उससे डिवाइड कर देंगे, तो 540 डिवाइड 0.94, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने एडिशनल, अब उसको माइनस करते हैं 540 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कितने आपको एक्स्ट्रा रिजर्व लगाने पड़ेंगे, अगर वो सुपरचार्ज नहीं है और आप एल्टीट्यूड पे लगा रहे हैं, अब सी लेवल लगा रहे हैं, बस ये इसमें डिफरेंस है, बाकी पूरा नंबर का एग्जैक्ट वही है, कॉस्ट वगैरह सब चीज मान लूंगा। अब आते हैं डायमेंशन वाले पार्ट में जल्दी से। डायमेंशन वाला पार्ट देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें गिवन है आपको, बहुत बड़ा डेटा है, स्पेस रिक्वायर्ड बाय द स्टेशन फॉर द 500 किलोवाट सेट, द डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर, डायमीटर हमें यानी उस जनरेटर में कितने सिलेंडर लगे हुए, 8 सिलेंडर, यानी 500 किलोवाट के जनरेटर में 8 सिलेंडर लगे हुए हैं, और टोटल इसका जो क्या कहते हैं स्पेसिंग जो बन रही है वो ये बन रही है। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल, ये भी आपको पता है, अच्छा मतलब थिकनेस ताकि थिक हो काफी, और स्पेस मेंटेन है, मैंने मिनिमम स्पेस तो ज्यादा मतलब जनरेटर चुपका चुपका कर नहीं लगेंगे, मतलब कुछ करेंगे स्पेस में हो, सिलेंडर जो होंगे वो आप बिल्कुल लगा के तो नहीं रखेंगे ना जनरेटर में, थोड़ी स्पेस देंगे, तो वो स्पेस आपको गिवन है 3.2 मीटर की। अच्छा, लेंथ ऑफ द जनरेटर कोर भी गिवन है 26 सेंटीमीटर या 0.26 मीटर कहते हैं आप। मैं आपको बताऊं, लेआउट बनाते हुए ये सारी चीजें आपकी यूजलेस है मैं समझता हूँ, क्योंकि आप देखें जो लेआउट बना हुआ, तो ये सॉल्व एग्जांपल है, मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि सॉल्व एग्जांपल से ही समझाऊंगा कि आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए लेआउट कैसे बनाना है। मेरी बात समझ आ रही है? हमें असल में ना ये ना हाइपोथेटिकल एक काम है जो कि आप अपने हिसाब से कर लो, ये जरूरी नहीं कि फिक्स नहीं है, और ये तो थोड़ा गलत भी बना हुआ है, अगर देखें तो उसमें कहीं भी आपको एग्जिट या इमरजेंसी डोर नजर नहीं आएगा, इस तरह की चीजें इसमें नहीं है, तो ये फिक्स नहीं है कि आप यही चीज लेआउट बनाओ, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या कह रहा था, ये डेटा काम के इस वजह से नहीं हो कि हम देख रहे हैं टॉप व्यू, और टॉप व्यू में जाहिर सी बात है थिकनेस सिलेंडर के डायमीटर वगैरह नजर नहीं आ रहे होंगे। काम की चीज क्या है, ये काम की चीज है कि टोटल लेंथ उस जनरेटर उस सारी मैकेनिज्म मिलाकर कितनी बन रही है, वो बन रही है 7.5 मीटर, तो 500 किलोवाट के लिए जो लेंथ हो गई 7.5 मीटर है, ये फिक्स है। और साथ ही साथ विद भी, क्योंकि टॉप व्यू से विद भी पता चल रही होगी, वो भी गिवन है 2.28 मीटर, हम थोड़ा मार्जिन के साथ 2.5 मीटर बना लेंगे, चेंज भी कर सकते हैं, आप रीजन देना हम थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा ही रखेंगे, ठीक है। हाइट भी यूजलेस है क्योंकि टॉप व्यू से आपको हाइट भी पता नहीं चलेगी, ये गिवन है, इसको रहने दें। ये मेन इन्फॉर्मेशन हो गई। 300 किलोवाट के लिए भी आपको सिलेंडर की क्या स्पेसिंग है ये भी आपको नहीं देखनी, आपको सब देखना है क्या है कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है, वो कितनी है 5.8 मीटर या 6 मीटर,
और विथ अबाउट कितनी है 228 सेंटीमीटर या 2.28 मीटर, तो हम इसको थोड़ा मार्जिन रख के 3 मीटर यूज कर या 2.5 मीटर यूज कर लेंगे। यही हुआ है। विथ देखें सब में 2.5 मीटर यूज हुई हुई है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। इसकी लेंथ देखें कितनी है, 6, हमने 6 मीटर ली हुई है और इसकी लेंथ कितनी थी 7.5 मीटर एग्जैक्ट ले लिया हमने। ठीक है, स्पेसिंग रखते हैं। अच्छा ये हमने अपने हिसाब से किया, देखिए हम काम गिवन नहीं है लेकिन हमें लेआउट बनाना है तो हम खुद से अपनी एनालिसिस करेंगे। मुझे बताएं जनरेटर जो हम लगाओगे आप, तो बिल्कुल तो लगा के एक के बाद एक तो नहीं लगाओगे, थोड़ा सा स्पेस दोगे आप, तो वो स्पेस दे रही है 1.5 मीटर की। ये स्पेस ज्यादा क्यों है? यहाँ ये तो एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस हो सकती है, कोई आपको पता है कि आप एंटर होंगे तो फौरन तो जनरेटर नहीं आ जाएंगे, आया मुंह पे जनरेटर आ गया, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा स्पेस होगी। जैसे पता आप पहले ऑफिस का एक पार्ट ये, अच्छा ये स्पेस देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफिस बना रहे हो या कंट्रोल रूम बना रहे हो तो इतना फासला तो होना चाहिए। तो 4 मीटर का ये फासला हो गया, 1.5 मीटर का ये हो गया, और 5 मीटर आपने, अच्छा ये आपका होगा 3.5 मीटर। अच्छा इसको 4 मीटर दिया हुआ है आपने, ठीक है 4 मीटर दिया हुआ है। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपके 16 मीटर आ जाएगा टोटल। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? यानी यहाँ मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा था असल में, तो मैं समझा कि ये 3.5 मीटर होगा, या आप 3.5 मीटर का बना लें, 4 मीटर का बना लें, क्योंकि ये तो गिवन नहीं, अपने हिसाब से आप देखेंगे। ये चीजें ना आपको पता नहीं होंगी, आपको खुद से एनालिसिस करनी होगी। जैसे पता है आप एक हॉल बना रहे हो, उसमें जनरेटर लगा रहे हो, उसमें एक स्पेयर भी होगा, स्पेयर स्पेयर व्हील होता है ना आपकी गाड़ी में, वो आप जैसे पता है अपनी अपनी नॉलेज से लगा दो यार ये चीज होनी चाहिए इसमें। तो इसी तरह के आपने एक स्पेयर आपने इसका बना, आप चाहते हैं एक स्पेयर आप इसका लगा दो, ठीक है। टोटल लेंथ कैसे पता चलेगी? जैसे बात है 1.5 मीटर की आपने स्पेसिंग दी हुई है, 2.5 की क्या है इसकी विड्थ है, तो यहाँ ये 2.5 रखा हुआ आपने, ये 4 मीटर रखा हुआ, इन सबको आप ऐड कर दोगे तो 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिंग आ गई, ये स्पेसिंग आ गई इसकी 3 मीटर की। जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये इसकी लेंथ कम है। तो इस तरह हमें बनाना होगा लेआउट, जनरल लेआउट है ये। और आपको देखना होगा कि आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, अगर फ्रंट व्यू देख रहे हो हाइट वगैरह भी कंसिडर होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन टॉप व्यू है तो टॉप व्यू ऐसे ही बनता है। तो अब ये सेम चीज आप रेप्लिका कर लें अगले वाले क्वेश्चन के लिए जो हमने किया है, उसमें 3 जनरेटर आपके 300 किलोवाट के, सॉरी 3 जो है वो 600 के और एक 400 का है, तो 3 600 के हो जाएंगे, 400 का हो जाएगा, एक स्पेयर बना देगा उसका, स्पेसिंग वही रख लें, सेम रख लें, रिपेयर शॉप बना दें, यहाँ पर एक काम भी करें, गेट लगा दें, एग्जिट बना दें, तो ये इंप्रूव हो जाएगा आपका। तो क्या अभी ये सही नहीं है, मैंने बताया था सही नहीं है, क्योंकि देखें कहीं भी आपको एग्जिट नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये इस तरह होगा काम। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल में कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।